आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज हमने अपने स्टूडियो में जिस अहम शख्सियत को दावत दी है वो हैं डॉक्टर रेनू बहल। डॉक्टर रेनू बहल के अदबी सफ़र पर आज हम उनसे ही गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर रेनू बहल किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। पंजाब के शिरोमणि उर्दू साहित्यकार का अवार्ड उन्हें मिल चुका है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी और देश भर की जो दूसरी अकेडमी हैं, गैर सरकारी और सरकारी संस्थाएं जो हैं, सब ने उनको सम्मान दिया है, सब ने उनको अवार्ड दिए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें उनकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। अगर बात करें आलमी सतह पर उर्दू के अहम अफसाना निगारों की, नावल निगारों की, तो रेनू बहल का उसमें एक अहम नाम है। पंजाब के बड़े नसर निगारों की अगर आप एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं टॉप 10 की, तो जो आपको पहली सफ़ में नसर निगार मिलते हैं उनमें रेनू बहल का एक नाम है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर रेनू बहल साहिबा, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है, स्वागत है, बहुत शुक्रिया, खैर मकदम आपका जी। आप बताइए कि आप ने जो अफसाने लिखे हैं, नावल लिखे हैं, इसके अलावा खाके लिखे हैं, नसर में एक आपने अहम काम किया है, एक बड़ा नाम आपका उभर के सामने आया है, कई किताबें आपकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। और मैं जानना जी चाहता हूँ कि आपकी अदबी सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ? कब आपको लगा कि आप लिख सकती हैं और नसर ही लिख सकती हैं, शायरी की तरफ आप क्यों नहीं गई? इसकी बात बाद में कर लेंगे। तो मुझे आपके अदबी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, आपने पहला अफसाना कब लिखा? मैं चाह रहा हूँ हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं। जी, मैंने जो पहला अफसाना अपना लिखा बाकायदगी से, जिसका मैं कह सकती हूँ कि मैंने आगाज़, क्या हो सकता है स्कूल कॉलेज में कभी लिखा, पर उसको मैंने एक सरसरी जैसे कॉलेज के मैगजीन्स में दे दिया या इस तरह से। जो बाकायदगी से आप कहें कि जो मेरा सफ़र का आगाज़ हुआ वो जनवरी 1996 में हुआ। मैंने हिंद समाचार को लिख के एक अफसाना भेजा था, तो उसमें छपा, उसका बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस आया। उसके बाद फिर ये सफ़र जारी हो गया, फिर मैं मुख्तलिफ उसमें लिखने लगी, रसालों में जाने लगा, अखबारों में आने लगा। तो इस तरह से इसका आगाज़ अफसानों से लिखने से शुरू हुआ। पहला आपने अफसाने से ही आपका आगाज़ हुआ लिखने का? मैंने अफसानों के साथ साथ पहले शुरू में शायरी भी की है। अच्छा जी, तो वो शायरी लिख लेती थी पर किसी से कभी असलाह नहीं करती थी। फिर एक बार जाकिर साहब से मुलाकात हुई, उनसे कहा कि मैंने लिखी है, तो उन्होंने असलाह करनी शुरू की। पर जब वो असलाह करते थे तो मुझे लगता था कि भी मैं लिखती कुछ हूँ, उसकी शक्ल कुछ और बन जाती है। जी जी जी। क्योंकि उसका जो था कि रदीफ, काफिया, वज़न, हाँ। ये मेरे उससे बात से बाहर था, तो मुझे भी बड़ी मुश्किल से आती थी। और फिर उन्होंने भी मुझे ये मशवरा दिया कि आप ना, उन्होंने मेरे अफसाने भी पढ़े थे, देखे थे, तो उन्होंने ये मुझे मशवरा दिया कि ऐसे करो, शायरी तुम्हारे बस की बात नहीं है, शायरी को तर्क करो और नसर की तरफ आ जाओ। तो उस दिन से मैंने शायरी लिखनी बिल्कुल बंद कर दी। उसके बाद मैंने सिर्फ अपनी पूरी तवज्जो जो है वो नसर के ऊपर दे दी। कश्मीरी लाल जाकिर साहब हमारे अदब का एक बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम है उनका नसर निगारी में। बड़े अफसाना निगार हैं, जाहिर है उन्होंने आपको एक सही रास्ता दिखाया। और आज आप इस मुकाम पर हैं कि दुनिया, उर्दू दुनिया आपको पहचानती है कि डॉक्टर रेनू बहल साहिबा कौन है और कहाँ रहती हैं। तो मैं इसके साथ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अफसाना लिख रही हैं, इसके अलावा आपने नावल भी लिखे हैं, तो अफसाना जो सिन्फ है ये क्या है? अफसाना क्या होता है और नावल क्या है? इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रा। देखिए, दोनों में जो बेसिक फ़र्क है जो इसका है वो सिर्फ प्लॉट का है। अच्छा। और कुछ नहीं। अफसाने का जो प्लॉट है वो महदूद है, उसमें हम जो एक थोड़ा सा उसमें किरदार और उसमें जो ज़्यादा हम बयान नहीं कर सकते, हमें उसे मुख्तसर सा लिखना पड़ता है। तो जो हमारे पास नावल आ जाता है, नावल का जो बड़ा वसी है मैदान, उसका प्लॉट बड़ा वसी है, उसमें हम कितने भी किरदार अपनी बात खुल के, कितने भी मौजू उसमें हम उसमें शामिल कर सकते हैं। बेसिक दोनों में यही फ़र्क है। अच्छा। और तो कहानी उसमें भी है, बात उसमें भी वही कहनी है, बात उसमें भी एक से ज़्यादा पे मौजू पे बात कर सकते हैं। अफसाने में ऐसे होता है कि हम एक ही मौजू को लेके जैसे चलते हैं, उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। नावल में हम एक ही टाइम में कई मौज़ूआत पर हम उस पर बहस, उस पर बात कर सकते हैं। तो उसका जो प्लॉट का जो है, किरदार उसमें भी है, बयान उसमें भी है, सब कुछ है।
एक वो बस उसका वसी है, उसका थोड़ा महदूद है मेरे हिसाब से। तो ये नहीं, बेसिक फ़र्क इसमें जी, ये है जी। दोनों में। तो डॉक्टर साहबा, मैं बात ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप उर्दू ज़ुबान की तरफ कैसे आईं? आपकी जो स्कूली तालीम है वो तो आपकी जो पंजाबी, इंग्लिश और दूसरी हिंदी ज़ुबान में हुई है ज़्यादा, तो आप उर्दू की तरफ आपको कैसे लगा कि मैं उर्दू में सही लिख लूँगी, या उर्दू मुझे अपनी तरफ खींच रही है, जहाँ मुझे उर्दू में लिखना चाहिए? ये कंसेप्ट कहाँ से आया? जी, उर्दू का ऐसे है कि मेरी जो पैदाइश तो है ननिहाल में हुई, कपूरथला में, पर मेरी स्कूलिंग वगैरह मैं रही शुरू से, हम चंडीगढ़ में ही रहे। अच्छा। तो वो इंग्लिश मीडियम में मेरी जो है वहाँ पे हुई। ना मेरे घर में कोई माहौल था उर्दू का, ना मेरे स्कूल में था, पढ़ी भी नहीं मैंने अच्छा। स्कूल में। पर शायरी का जो शौक़ था वो मेरे वालिद साहब के पास किताबें बहुत थी अच्छा उर्दू की। अच्छा। तो मैं वो पढ़ना चाहती थी, वो मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो मैंने कोशिश बहुत बार की कि भी मैं पढ़ सकूं, उनसे भी सीखने की कोशिश की, पर मुझे कामयाबी नहीं मिली। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना उर्दू का, तो उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। वो शाम के वक्त 5 से 6 क्लासेस होती थी उनकी। तो हम लोग रहते भी यूनिवर्सिटी में थे, मेरे फादर यूनिवर्सिटी में मुलाजिम थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। तो मैंने वो सर्टिफिकेट कोर्स में जो पहले सेशन में मैंने दाखिला ले लिया। अच्छा। तो अलिफ बे से मैंने शुरू किया। वो 1980-81 का बैच होगा जब शुरू हुआ था। तो वहाँ तब मैं एमए कर रही थी। अच्छा। तो उसके मतलब उस दौरान मैंने उर्दू, मेरी आशनाई जो उनके हरूफ से अलिफ बे से उस दौरान हुई सर्टिफिकेट कोर्स। आपने जो एमए कर रही थी वो दूसरी उस दौरान आपने जो है वो मैंने शाम को, जैसे शाम की क्लासेस थी, वो सर्टिफिकेट उर्दू कोर्स किया। सीखी जी। और वो उर्दू इतनी सीख ली कि उसमें आपका एक बड़ा वो नाम मेरा देखो ऐसे था कि एक तो मेरा उसमें दिलचस्पी थी, उर्दू ज़ुबान ही इतनी खूबसूरत है। वो उसका जो अदब है वो भी बहुत ज़्यादा वो है, भरा पड़ा है। तो उसकी तरफ मेरा रुझान था। कुछ मेरे उस्ताद भी मुझे इस तरह के मिल गए जिन्होंने, आप ये कहें कि उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया पूरा। जैसे जैसे वो क्लास बढ़ती गई वैसे वैसे मतलब सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ये करने के बाद फिर मैंने एमए भी वहीं से की, डिपार्टमेंट से। जी, क्योंकि वैसे मैंने बीए के दौरान तक मेरे पास उर्दू नहीं थी। पीएचडी में कौन सा मौजूद था आपके पास? मेरा था जी इसमें चुगताई के अफसानों का फनी व फिक्री जायजा। वो भी अफसानों पे काम की इसमें चुगताई, हम क्योंकि मुझे इसमें चुगताई, वैसे तो उस पर काम हो चुका था, वो बड़ी वो थी, पर मुझे वो उसकी शख्सियत बड़ी पसंद थी। तो मैं ये चाहती थी कि भी जिस ज़माने में उन्होंने जो खुल के लिखा, जो बोल्ड थी वो लिखती थी, तो मेरे को था कि मैं उनको पढ़ूं, उनके बारे में जानूं। तो मैंने उनके अफसानों पे ये सारा फिर मैं पीएचडी। अच्छा, आपने अफसाने भी लिखे हैं, आपने नावल भी लिखे हैं, और आपने खाके भी लिखे हैं। जी, खाके भी। तो खाके के बारे में बताएं कि ये क्या सिन्फ है, और इस तरफ आपको कैसे लगा कि आपको खाके भी लिखने चाहिए? खाके के मैंने एक, हम आप ये कहते हैं कि वैसे जनरली होता तो ये है कि जब किसी को बड़े करीब से जानते हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे जाकिर साहब थे, जाकिर साहब से मेरी मुलाकात काफ़ी रहती थी, उनसे बहुत कुछ सीखा उनका। फिर उसमें मैंने उनकी ज़िंदगी के बारे, उनके जो अदबी खिदमात हैं उनके बारे, वो सारा उनकी जो ज़िंदगी का एक पूरा जो होता है वो उस तरह से मैंने कुछ अहम लोगों का जो मेरे करीबी थे उन पे मैंने लिखा। रतन सिंह जी थे, बड़े अच्छे अदीब, बहुत बड़ा नाम है, तो उन पे लिखा मैंने। उनके साथ मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे। हरियाणा के अपने थे महेंद्र प्रताप चांद साहब, हाँ, चांद साहब पे भी लिखा। फिर अपने वालिद साहब पे भी लिखा मैंने, मतलब जिनके बारे में अच्छा उनकी पूरी ज़िंदगी का एक खाका, उनकी वो हम ये खाका निगारी वो सारा कर देते हैं। ये आपका जो नसर में आपने सोचा कि मैं नसर बेहतर लिख सकती हूँ, तो आप नसर की तरफ ही ज़्यादा आ गई। जी। अगर आपको आपकी किताबें मेरे ख्याल 1 दर्जन से ज़्यादा हो गई हैं, जिसमें ट्रांसलेशन का भी आपका बड़ा काम है। साहित्य अकेडमी ने आपको इस अवार्ड भी दिया है इसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, बड़ी अहम बात है। तो अगर आपको याद आ रही हो कि कौन कौन सी किताबें आपकी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ हमारे नाज़रीन को बताएं आप कौन कौन सी किताबें हैं, क्या क्या नाम है उनके। वो आप कह सकते हैं कि पहले थी आईना से शुरू किया, 7 उसके अफसानवी मजमूए मेरे आ चुके हैं, जिसमें खामोश सदाएं भी हैं। फिर उसमें जो लेटेस्ट है वो फैज़ान मोहब्बत भी है, तो साथ में एक डूबती नस्लें भी हैं। फिर आंखों से दिल तक है। अरे वाह। तो एक है कोई चारा साज होता। अरे वाह। इस तरह से बस ये 7 नॉवल कौन कौन से हैं? नॉवल मेरे जो हैं वो एक है गर्द में अटे चेहरे। अच्छा। और एक है मेरे होने में क्या बुराई है, निजात दहिंदा। और साथ में है ये दश्ते बेनवा।
ये चारों अलग अलग मौजू पे जो हमारे इस वक्त आप कह सकते हैं कि समाज में जिस तरह से उनको लिखे अलग अलग मौजू पे लिखा हुआ है। मतलब ये नहीं लिखा कि सिर्फ एक रवायती बातें नहीं, उसमें मैंने नॉवल में की एक मकसद, कहानी में भी एक मकसद होता है और नॉवल में भी जो है वो एक मकसद है। जब आप अफसाना तहरीर को करती हैं तो उसके लिए जब प्लाट सोचती हैं, जब कहानी बुनती हैं, तो वो क्या सोचती हैं उसके वक्त? आपको ये आइडिया आपको कहाँ से मिलता है? कोई पहले होमवर्क करती हैं या कोई आपको ऐसी समाज में कोई माशरे में कोई बात चुभ जाती है, दिख जाती है, उसको लेकर आप कहानी बनाती हैं या ख्याली कहानियाँ होती हैं आपकी? नहीं, कुछ ऐसा बताइए। बिल्कुल नहीं, मेरी कहानी ना ख्याली होती ना मेरे किरदार ख्याली होते हैं। जो दरअसल जो कहानी है, जो किरदार है, वो हमारे समाज में ही, हमारे आसपास है। मैंने जो कुछ भी लिखा वो समाज पे जो मेरे आसपास जो घट रहा है, जो हो रहा है, मैंने उसी को मौजू बनाया। और कई बार कोई चीज़ जैसे कि आपके दिल को छू जाती है, वो चीज़ जो है मैंने सिर्फ उस पे लिखा है। मैंने सियासत पे कभी नहीं लिखा, मैंने जुर्म की कहानियों पे कभी नहीं लिखा। ये चीज़ें जो मेरे उसकी नहीं है, मिजाज की नहीं है। अच्छा। तो समाज के ऊपर लिखा, जो रिश्तों के ऊपर आती हैं, रिश्तों के साथ जुड़ी हुई जो होती हैं, मसाइल होते हैं, उनके बारे में लिखा। जो हमारे आसपास जो आप ये कहें कि भी जो एक अफसाना निगार है, जो कोई अदीब है, वो अपने अहद की अक्कासी करता है। बेशक बेशक बेशक। तो वो उसका जो हमारे साथ जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी करंट वो हैं, सारे मौजूदा जो हालात हैं, वो मेरे अफसानों के मौजू बन जाते हैं। तो वो उसका ऐसे है कि ये नहीं कि एकदम से कोई कहानी आ गई तो उसको कर दिया, ऐसा नहीं जी। तो उसके पहले ये होता है कि जैसे एक बीज होता है, आप एक ज़मीन में जब बीज डालते हैं तो वो धीरे धीरे फूटता है, फिर उसकी हम आबराई करते हैं, फिर वो सारा बनती है ना, पौधा बनता है। तो वो जो होता है कि कहानी का एक छोटा सा नुक्ता कोई है, वो आपके जहन में आ गया, अब वो जहन में डेवलप होता है, वो धीरे धीरे कहानी जो वो सोते जागते आपके साथ घूमती है, उसके जो किरदार जुड़ते हैं, जो वाक़यात जुड़ते हैं, वो सारे आपके साथ। अब कोई किरदार है, उसकी नफ्सियात क्या है, उसकी ज़िंदगी के हालात क्या है, वो सारे जुड़ते हैं, वो बनती रहती है। जब वो पूरी तरह से पक जाती है, फिर वो कागज़ के ऊपर उतरती है। नहीं, ये तो आप ये कह लें कि जो जिन भूत होते हैं ना, उस तरह से किरदार हमारे साथ हमारे जहन में चिपके रहते हैं। दिन रात सोते जागते खाते पीते वो हमारे साथ सांस लेते हैं। वो ये महसूस होता है। फिर जब वो कागज़ पे उतर के उसको हो गया, फिर एक सुकून सा आ जाता है कि भी हाँ जी, ये हो गया, वो किराएदार अब यहाँ से चले गए, अब नए किराएदार। एक ज़िंदगी हम लोग जी रहे होते हैं और एक ज़िंदगी वो है जो हम अपने किरदारों के साथ, अपनी जो कहानी के पात्र हैं उनके साथ जीते हैं। जी, मैं चाहूँगा रीनू बहल साहिबा कि ये अच्छा मौका है, आप खुद अपने अदबी सफ़र पर बात कर रही हैं और हमारे नाजरीन को कोई इक़्तिबास अपनी किताब में से पढ़ के सुनाएगी, कोई कहानी कोई देखिएगा कि अगर कोई बात आप ज़रूर पढ़ सकें। नाजरीन, मेरा मन ये है कि कोई इनकी नसर का एक नमूना आप तक पहुँच जाए कि रीनू बहल किस तरह से लिखती हैं। जो लोग इनके पाठक नहीं भी हैं, मैं चाहता हूँ उनको लगे कि हमारे अहद की एक बड़ी अफसाना निगार एक यहाँ हमारे पास मौजूद है, तो उनको पढ़ना चाहिए। तो किस तरह से लिखती हैं आप, सुनते हैं आप कोई? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ जी, मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि मैंने किताब कौन सी, ये बता दीजिए पहले। ये किताब का है अफसानवी मजमूए डूबती नस्लें। हमारी नाजरीन को भी दिखा दीजिए किताब जी। ये डूबती नस्लें किताब है। क्या बात है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले बताना चाहूँगी कि मैंने आपको कहा है कि जो हमारे आसपास जो घटता है, मैं उसके ऊपर लिखती हूँ। ये जो डूबती नस्लें हैं, ये अफसाना है। अच्छा। इसका किताब का नाम भी है। हाँ जी। तो ये जो हमारे आजकल जो पंजाब में जो एक वबा फैली हुई है नशे, उसको लेकर पहले मैंने एक कहानी लिखी थी। नशे के ऊपर जो नशे के जो हालात हैं, जो फैमिली है, जो उनके ऊपर क्या गुजरती। ये एक औरत की कहानी है, जो औरत एक माँ है। अच्छा। वो बयान कर रही है उसके जो हाल हैं कि उसका बेटा किस तरह नशे से गिरफ्तार हो जाता है, जो नशे में आदी हो गया उसका बेटा, उसकी माँ की उसकी माँ की ये रूदाद है, ये सारी ये कहानी उसकी है। इसके वैसे अलावा मैं ये इसका पढ़ के आपको बताऊंगी, पर इससे बात ये नशों की चली है तो मैं ये आपको भी बताती चलूँ कि मेरा जो अभी ताज़ा नावल आया है दश्ते बेनवा, उसका हिंदी में भी दिल्ली से डॉक्टर रक्षंदा रूही हैं, वो तर्जुमा कर रही हैं। तो वो जो है वो नावल दश्ते बेनवा सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ऊपर, नशों के ऊपर है। और उसमें जितने भी किरदार हैं आप ये कह सकते हैं कि वो हकीकी किरदार है। अच्छा। क्योंकि मैंने ये पंजाब का दौरा किया, मैं उन लोगों से मिल के आई जो जिनकी फैमिलीज़ हैं, जो
क्या उन पे गुजरती है जो नशे वाले हैं। आप ये बच्चे से लेके बूढ़े तक, औरत से लेके कोई भी छोटी कम सी लड़की से लेके औरत तक, औरतें 2 ऐसी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। जो एक कपूरथला में सेंटर है इनका, उनकी जो है देख के अब हमारी कोशिश ये है, वैसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है इसके बारे में, आजकल हो रही है, हम लोगों का भी सिर्फ सरकार का नहीं है, साहित्यकारों का फर्ज जी, ये हमारा भी फर्ज है कि हम ये कहें कि इसको किस तरह से बचाया जाए। ठीक है, तो ये जो एक है माँ जो है वो ये सारी बात अपनी बहन से वो निकल के आई है, वहाँ से घर छोड़ के मजबूर हो गई है। तो वो कह रही है हमारी बदकिस्मती ही अपनी आंखों के सामने बेबसी से अपनी कोख उजड़ते देख रहे हैं, अपनी औलाद के वजूद को दीमक लगते उसे तिनका तिनका झड़ते देख रहे हैं। हम लोग जिंदा लाशों से कम नहीं, लाचार मजबूर बेबस, सब कुछ खत्म होने के इंतज़ार में हैं। कहते कहते उसका गला रूंध गया, आंखें भरने लगी। फिर दोनों की जो गुफ्तगू होती है, फिर वो आखिर में कहती है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्या करती अगर घर छोड़कर ना आती। मकान के साथ साथ वो मेरा सौदा भी कर रहा था। अच्छा। माँ को बेचने से कुछ दिन और नशे का इंतज़ाम हो जाता। ये दीमक मेरे घर को चाट गई। तू ही बता नमो, मैं क्या करूँ। मेरी कोख जल रही है, मेरी रूह सुलग रही है और मैं ना चाहते हुए भी जीने पर मजबूर हूँ। इतना कहकर वो फपक कर रो पड़ी। ये यहाँ पर मैं इसकी ये सारा ख़त्म कर दिया कि वो किस तरह से उनका होता है। तो नशे जो हैं पंजाब में, जहाँ हमारे माशरे में सब जगह हैं, फैले हुए हैं, उनका समाज को क्या नुकसान हो रहा है और घर वालों को क्या उसकी दिक्कतें परेशानी, उनकी अपनी ज़िंदगी तो बेकार हो ही जाती है जो नशा करने वाले हैं, और उनके घर वाले रिश्तेदार माँ बाप उन पर क्या गुजरती है, आपने अपने लफ्ज़ों में उसको बयान किया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ और अगर आप पढ़ना चाहें। मैं ये आपको ही बताती हूँ। कौन सी कहानी है ये बता दीजिए। ये एक मैं इसका बताती हूँ आपको कि ये तो एक था एक मसले के ऊपर। अब एक ज़िंदगी, जाती ज़िंदगी से भी कई मसाइल जुड़े होते हैं। तो एक है सुलगता सावन। सुलगता सावन ये कहानी का नाम है। ये एक औरत की कहानी है जिसे अपना पुराने जो दिन है, वो जो गुजरा वक्त है वो याद आता है, जो क्या क्या उसके साथ गुजरी, क्या क्या बीती, वो सावन से उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। तो ये उसके मुतालिक क्या ये उसका नाम आपने जी चुना है इसके लिए। हाँ, तो इसका एक देखिए जरा, मुलाहिजा फरमाएं। दिन बदले, तारीख बदली, महीने बदले, साल बदले, मौसम बदले, मगर जब जब सावन का मौसम करीब आता है उसके औसान खता हो जाते हैं। धुंध में लिपटे बादल उसके दिल पर गुबार बनकर छा जाते हैं और गरजते बरसते बादल आंखों में बरसात बनकर उमड़ आते हैं। साल के 10 महीने जिन आंखों में गहरी खामोशी, दर्द की स्याही और टूटे ख्वाबों की धनक महसूस होती है, वहाँ सावन में सिर्फ दर्द, कसक, नमी और सुलगती बारिश के रंग झिलमिलाने लगते हैं। क्या बात है। ऐनक के पीछे वो आंखें जो छुपाने की बेइंतहा कोशिश करती हैं, मगर उसे जानने वाले जानते हैं कि आसमान से बरसता पानी उसकी रूह को ज़ख्मी कर रहा है। ऐसी ही एक बरसात ने उसकी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया था। कितना रुसवा किया था उसे ऐसी ही बरसात ने। खुशियों और मोहब्बत से भरे दामन को नोच कर फेंक दिया और उसकी जगह ज़िल्लत, रुसवाइयाँ और दर्द और तन्हाई भर दी। क्या बात। ये इसका एक बहुत खूबसूरत आपने बयान किया इसके लिए। और नाज़रीन, डॉक्टर रेनू बहल साहिबा ने अफसाना निगारी में तो काम किया ही है, नावल निगारी में भी इनका अहम नाम है। तो रेनू बहल साहिबा, ये नावल निगारी की तरफ आप कैसे आई? आपने 4 नावल हैं आपकी शायद? जी जी, 4 नावल हैं आपके, और आपने नावल अफसाना लिखते हुए, हालांकि अफसाना एक छोटी सी कहानी है, एक बैठक में 2 बैठक में लिखी, फाइनल कर दी, लेकिन एक नावल एक पूरी ज़िंदगी होता है। और आप उसकी तरफ आपको कैसे लगा? क्या अफसाने में वो बात बयान हो नहीं पा रही थी जहाँ कुछ और मामला था? ये बताइए। सोचा मैंने बहुत बार, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप नावल लिखो, पर मैं नावल लिखने से हमेशा कतराती थी। अच्छा। मैं कहती थी नहीं, नावल ये बड़ा, इसमें बहुत वक्त लगता है, ये मैं नहीं कर सकती। पर मुझे लगता है कि हर चीज़ का ना एक वक्त मुकर्रर होता है। जो काम हमसे जिस वक्त होना होता है तभी होता है। मैंने एक कहानी लिखी थी, कैदी नंबर 234। अच्छा। तो वो थी कि जो औरतें कैद में हैं, जो जेल में हैं, वो कैसे है। उसका एक मैंने पढ़ा था कि एक बच्ची है, 6 साल का कोई बच्चा है,
6 या 5 साल का बच्चा, वो माँ के साथ जेल में रहता है। तो अब उसके रिहा होने का वक्त, बच्चे का माँ से जुदा होने का वक्त आ गया। अच्छा। एक कुछ ऐसा होता है कि इतने टाइम तक बच्चा रह सकता है माँ के साथ जेल में, उसके बाद नहीं। अब उसको बाहर देखने वाला कोई नहीं है बच्चे को। अच्छा। अब उसको जाना है किसी अनाथ आश्रम में या कहीं पे भेज देंगे। तो ये था कहानी का जो एक पढ़ा था, तो उसके में कहानी बनी थी। तो वो कि जब बच्चा जेल में रह रहा है माँ के साथ, वो उस माहौल में वो बच्चा जब परवरिश पा रहा है, उस पे उसके क्या असरात होंगे उस माहौल के। तो ये मैंने एक हर कहानी तरह के लिखी लोग थी। वहाँ होते हैं उस जेल में। तो ये मैंने जब कहानी लिख दी, कहानी हुई भी, पर मुझे लगा कि कहानी में वो सब चीज़ें नहीं आई जो मैं कहना चाहती थी जी। कि जो वहाँ पे है किस तरह से। जैसे हमारी वहाँ पे 100 के बैरक है कैदियों की, तो उसमें जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। वो किस तरह से रहते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा। तो वो मैंने फिर गर्द में अटे चेहरे है जो उसका मौजू बनाया, और फिर आपने उस पर नावल लिखा। उस पे फिर मैंने नावल लिखा। तो वो सारे उसमें फिर बाकी भी कई मसाइल लिखे, पर ये जो वो सब मेन चीज़ें था ढूंढनी पड़नी ये थी। था। हाँ। रीज़न ये था कि जो कहानी में बातें आ नहीं रही हैं उसको जब फैलाया जाता है तो लिखने वाला चाहता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बातें सब कागज़ पर आ जाएं, तो अफसाने से वो नावल की तरफ हाँ, उसको तो जाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने इतने 4 नावल आपके आगे, ढेरों किताबें आपकी मंजर आम पर हैं, उर्दू में भी हैं, हिंदी में भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी पजराई कितनी हुई है, आपको कहाँ कहाँ से अवार्ड मिल गए, किस किस सरकार से आपको मान सम्मान हासिल हुआ, कहीं आप पर कोई रिसर्च वर्क, पीएचडी, कोई एमफिल हुई? हाँ, वो बताइए हमारे तो नाज़रीन को। है। देखिए, इसमें पीएचडी भी हुई है, एमफिल भी हुई है, ना ही सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी हुई है। आपके काम पर जो आपने काम हाँ, किया। लाहौर से, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से उन्होंने किए। नावल के पीए ऊपर किए हैं, और ये अफसानों के ऊपर भी हुई हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से भी हुई हैं। तो ये काम वगैरह इस पे काफ़ी हुआ है। पीएचडी और एमफिल आप पर हुई हैं। हाँ, और जी। आपको कहाँ कहाँ से अवार्ड सम्मान? अवार्ड जो मिले वो तो जो हमारी एकेडमीज़ हैं उनमें से मिल जाता है। जैसे मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी से मिला, बिहार से मिला है, तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी किताबों पे मिल चुके हैं। अच्छा। चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से मिला है, अपना पंजाब उर्दू अकेडमी, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, यहाँ से वेस्ट बंगाल वालों से, इनसे इनाम हरियाणा मिला। उर्दू अकेडमी में हरियाणा उर्दू अकेडमी से ट्रांसलेशन का मिला था। साहित्य अकेडमी दिल्ली ने भी आपको? वो भी ट्रांसलेशन का मिला था वहाँ पे। तो शिरोमणि का जो है पंजाब लैंग्वेज डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने वहाँ से दिया। देखिए, आपने बहुत काम किया है। नाजरीन, मैं जब देखता हूँ हमारे पंजाब के जो, अगर मैं एक सूची बनाऊँ नसर निगारों की, 10 अहम नसर निगार, तो डॉक्टर रेनू बहल का नाम जो है वो पहले 5 नसर निगारों में आता है। और ये बहुत बड़ा नाम है हमारे पंजाब का। और मैं कभी कभी वो शेर पढ़ता भी हूँ कि दिल्ली सुखनवरों का है मरकज़ मगर मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी है। तो ये पंजाब के अहम चिराग हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं कि आपके रूबरू लेके आएँ। डॉक्टर रेनू बहल साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी अच्छी गुफ्तगू की और बहुत मालूमाती चीज़ें आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू को लेकर आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।